Good afternoon, everyone. Uh, we are back for न्यूज़पेपर एनालिसिस. जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अब से प्रीलिम्स तक जो मैक्सिमम एम्फेसिस होगा वो प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के ऊपर होगा. हम मेन स्पेसिफिक भी कुछ कुछ आर्टिकल डिस्कस करते रहेंगे, मेंस को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो होगा वो हम प्रीलिम्स के लिए देने की कोशिश करेंगे. पर्पज़ ये है कि प्रीफिट हो या जो टेस्ट सीरीज है, इससे सारे स्टैटिक सब्जेक्ट थरली कवर हो रहे हैं. करंट अफेयर मैगजीन से करंट अफेयर कवर हो जाता है, लेकिन उसको हम डेली बेसिस पर दिन के 10 MCQ और 5 आर्टिकल ऐसे डिस्कस करते हुए हम आगे जाएंगे. सब कुछ जो होगा वो न्यूज़पेपर के हर रोज़ के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बेसिस पर रहेगा. आपने अगर नोटिस किया हो तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी हो या एपीएससी हो, ये जिस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो लार्जली जीएस रिलेटेड करंट अफेयर से आता है. मतलब स्टैटिक का कोई हिस्सा करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके उन दोनों को एक साथ लेकर क्वेश्चन बनाता है. सो हम उसी विजन से, उसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ेंगे और आज से लेकर प्रीलिम्स तक हम उसी फिलोसॉफी को फॉलो करेंगे. तो आज जो 5 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला है द संगटम कम्युनिटी के बारे में. संगटम कम्युनिटी नागालैंड की एक कम्युनिटी, वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. दूसरा जो है वो नागरिक देवो भव, इसके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने एक फिलोसॉफी अनलिस्ट की है, अनवील की है, उसको डिस्कस करेंगे. फिर जजेस इन इंडिया जो है, उनके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट्स है, उसका रिपोर्ट एक पब्लिश हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में आंसर दिया गया पिछले 10 साल के, तो उसके कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स से रिलेटेड जो जो आइडियाज है उनको हम गो थ्रू करेंगे. देन देयर इज अ मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, स्पेशली विमेन लेड होगी, तो क्या क्या होगा, फिर उससे एसोसिएटेड स्कीम्स को भी हम आज देख लेंगे. फिर हम देखेंगे चाइना's पॉपुलेशन मूव्स. ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कम इंपॉर्टेंट है, ये लार्जली इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो 2-3 कॉन्सेप्ट है उनको भी आज डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी जंप ऑन टू दीज इंपॉर्टेंट न्यूज, विल फर्स्ट गो थ्रू दीज अनाउंसमेंट्स. फर्स्ट इज अबाउट जीएस फाउंडेशन बैच. ये जो फाउंडेशन बैच है ये जनवरी की शुरू हो गई, 27 जन को. फेब की अब बहुत जल्द शुरू होगी. उसके डिटेल्स के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. ये फाउंडेशन बैच से किस लिए क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर जिसको कुछ भी नहीं पता, ऐसे बच्चे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों स्टेज पर पर्सनलाइज मेंटरशिप देकर, हैंड होल्डिंग करके उनको हर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाती है. ये स्पेशली सुटेबल है उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि आपको इन चारों में से कोई भी स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, क्या कहते हैं उसको, एडमिशन या कोचिंग ले सकते हैं. फरवरी के बैच के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है टू गेट फर्दर डिटेल्स. वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट बेस्ड ऑन दिस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आई रिमेंबर, आज एपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें 120 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएसएपी से सिलेक्ट हुआ. ईसीएस, ईपीएस, ऐसे टोटल 5 सर्विसेज है, लेबर है, टैक्स है, ऐसे 5 सर्विसेज ऐसे कि जिसमें रैंक 1 सीएसएपी से. इनफैक्ट अगर अभी एग्जैक्ट नंबर रिजल्ट के थ्रू हम जा रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि मिनिमम 120 प्लस स्टूडेंट्स सीएसएपी से सिलेक्ट हुआ एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन ईसीएस और एपीएस. विथ फर्दर डिटेल्स जब एग्जैक्ट कंटेंट आएगा, हम सारे डिटेल्स के साथ, सारे एविडेंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. बट तब तक हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज सक्सीडेड एंड दोज हु कुड नॉट मेक इट.
डू नॉट वरी, वी आर स्टिल हियर। और हम लोग रिजल्ट के बाद नेगेटिव आया तो भी उसको जब तक पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता है आपके साथ खड़े रहेंगे, तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। दिस वाज द सेकंड अनाउंसमेंट। दिस अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है ये उन बच्चों के लिए जो 2026 में मतलब आने वाले अभी जो प्रीलिम्स आने वाले उसमें अपियर करने वाले उनके लिए ये क्रैश कोर्स है। जिन्होंने खुद पढ़ रखा है, कहीं कोचिंग कर रखी है या सेल्फ स्टडी किया हुआ है, उनको अगर 2 से 2.5 महीने में 2.5 मंथ्स में अगर एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है तो दे शुड कंसिडर ज्वाइनिंग दिस क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में प्रीलिम्स स्पेसिफिक 10 स्मार्ट बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाएगी, 15,000 एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। ये 15,000 एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज क्या है ये मैं अगले स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा। ये जो पर्सनलाइज मेंटरशिप है ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में दिया जाएगा और ये इसका फाइनल डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके आसपास ये लॉन्च हो जाएगी, बट फिर भी इन ऑर्डर टू गेट फर्दर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड टू द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ CSAP as well as you can consider calling on the number mentioned here. In the next slide, I will explain you the initiative called Prefit, क्योंकि that is one-stop solution for clearing almost all preliminary examination, including UPSC, EPSC, and other competitive examinations like SSC, CGL, CAPF, etc. ये जो 15,000 MCQ का ये Prefit ecosystem है, इसके दो हिस्से हैं। पहला है फ्री वाला और ये जो फ्री वाला पार्ट है इसमें आपको 3000 प्लस MCQs जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube लाइव पर मिलेंगे। इसमें हर MCQ में एलिमिनेशन टेक्निक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये होगा, फिर एवरी सिंगल एक्सप्लेनेशन MCQ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें। लेकिन टेस्ट सीरीज इसका हिस्सा नहीं है, CSAT इसका हिस्सा नहीं है। जो पेड कोर्स है इस पेड कोर्स में 12,000 MCQs होंगे जो 120 टेस्ट्स के फॉर्मेट में, और ये जो 120 टेस्ट है दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 30 इजी है, 30 मॉडरेट है एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी है। इसके अलावा देयर विल बी 30 मोर टेस्ट जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 10 जो होगा वो CSAT के टेस्ट होंगे एंड 10 जो है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनका सिमुलेशन होगा। ये सारा इतना पूरा इकोसिस्टम का जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन ये अभी जो मिल रहा है वो 7,999 में मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर आप CSAP से किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएटेड रहे हो, चाहे आपने IGP दिया हो, चाहे आपने टेस्ट सीरीज दिया हो, कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, या अगर आप YouTube पे रेगुलरली फॉलो भी करते हो, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो PDF है, जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको CSAP के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। नाउ कमिंग टू द टुडेज कंटेंट, प्लीज रिमेंबर हम लोगों ने आपके सजेशंस लिए हैं, आपने जैसे कहा था और हमें जैसे रीअलाइन किया हम लोगों ने रिगार्डिंग नेक्स्ट 3 to 3.5 मंथ, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रीलिम्स स्पेसिफिक कवर करना है, उस तरीके से आप न्यू डिजाइन है। पहला जो है वो है संगतम कम्युनिटी के बारे में। संगतम कम्युनिटी जो है वो नागालैंड की एक कम्युनिटी है, वो नागा ट्राइब है जिसका नाम ही संगतन नागा है। ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि इनके कुछ कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस है, रीति रिवाज है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब रिसेंटली उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है, दे पास्ड ए रिजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द इंडियन पैंगोलिन। पैंगोलिन जो है प्रोटेक्ट द पैंगोलिन्स। पैंगोलिन्स मतलब वो पैंगोलिन्स एक एनिमल होता है जिसपे 2 वैरायटीज है, इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन, मंडेरिन पैंगोलिन। इनको प्रोटेक्ट करने का रिजोल्यूशन पास किया नागमेस कम्युनिटी ने।
इसमें प्रीलिम स्पेसिफिक अगर सोचोगे तो इसमें दो तरीके के डायमेंशंस आ सकते हैं, एक संगठन कम्युनिटी के बारे में और दूसरा पैंगोलिन्स के बारे में। तो वो दोनों के बारे में अपन जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। संगठन जो है ये वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स है नागालैंड में, और ये ईस्टर्न नागालैंड जो है म्यांमार के साइड बॉर्डर एरियाज उसमें रिसाइड करता है। दे आर पार्ट ऑफ द बॉर्डर नागा एथनिक ग्रुप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है ये स्ट्रांगली कस्टमरी है, मतलब विलेज काउंसिल्स होती है, ट्राइबल एपेक्स बॉडीज होती है, यही सारे डिसीजंस लेती है। ये जो जिनका रिसाइडिंग लोकेशन है वो दैट इज नियर इंडो म्यांमार बॉर्डर, और ये लार्जली मतलब नोन है फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, स्पेशली वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग कॉरिडोर बन गया है। कुछ एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो नागालैंड है वो आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागा कस्टमरी लॉ लैंड ओनरशिप एंड लॉ, उसके अंडर नागालैंड को गवर्न किया जाता है। जो भी लैंड एरिया है, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, दीज आर गवर्न बाय द ट्राइबल कस्टमरी बॉडीज। अब जो इन्होंने कस्टमरी बॉडी है, जो नागमिस कम्युनिटी है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि वो पैंगोलिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पैंगोलिन्स में ट्रेड नहीं करेंगे, उनका कत्ल नहीं करेंगे, उनका मीट नहीं खाएंगे, किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये जो पैंगोलिन्स है ये अदरवाइज नेशनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर प्रोटेक्टेड है। ऑल्सो जो साइट्स है, ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल है साइट्स, उसके अंडर अपेंडिक्स 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उसको प्राप्त है। अब यहाँ पे एक नया सेक्शन हमने ऐड किया कि प्रीलिम्स में कैसे आपको ट्रैप किया जा सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रैप्स इन प्रीलिम्स। एक मतलब ये आपको बता रहे हैं कि संगठन जो है ना, दे आर नॉट फाउंड इन असम और अरुणाचल प्रदेश, दे आर प्राइमरली इन नागालैंड, मतलब एज गुड एज एब्सेंट है असम और अरुणाचल प्रदेश में ये कम्युनिटी। आर्टिकल 371 जो है इट अप्लाई स्पेसिफिकली टू द नागालैंड, और किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे वो अप्लाई नहीं होता है। एंड जो पैंगोलिन है वो इंटरनेशनली इलीगल ट्रेड है, उसका अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 2 में नहीं है। अब दो क्वेश्चन इस आर्टिकल के ऊपर सॉल्व करता है। विथ रेफरेंस टू संगठन कम्युनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब प्राइमरीली इनहैबिटिंग ईस्टर्न नागालैंड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Their customary laws and ownership practices are protected under Article 371A, correct. Special provision, they are predominantly settled in Arunachal Pradesh, no. नागालैंड में, असम और अरुणाचल में वो ना के बराबर है। So answer is 1 and 2 only. Question number 2, pangolins are protected under which of the following frameworks? Wildlife Protection Act of 1972, yes. Sites Appendix 1, yes. रामसर कन्वेंशन, नो। रामसर कन्वेंशन किस लिए है? वेटलैंड्स के लिए। सो रामसर कन्वेंशन नहीं। सो 3 जहां पर भी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, सीएसएफई के ऑफिशियल ऐप से। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नागरिक देवो भवो, ये फिलोसॉफी के बारे में। इट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ नागरिक देवो भव। नागरिक मतलब सिटीजन्स। इट इज ऑन द लाइंस ऑफ अतिथि देवो भव, उसके जगह पे नागरिक देवो भव। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, he has dedicated सेवा तीर्थ to the nation, invoking the principles of Nagrik Devo Bhava, that is citizen is God, emphasizing that the governance needs to be citizen centric. What does this mean? It means that may the citizen be treated as God. It is inspired like from Atithi Devo Bhava, that is guest is God. It is rooted in the concept of seva, selfless service, and dharma. Dharma means duty bound conduct. And it is philosophically, it is linked
to the Gandhian idea of Antyodaya, that is the welfare of the last person. थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टैटिक लिंकेज क्या है? एक आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि डिजिटल डिग्निटी वाला कंपोनेंट आता है, एंड देन गांधीयन गवर्नेंस प्रिंसिपल्स जो है उसके थ्रू, उसमें अगर आप देखोगे जो पब्लिक ऑफिस होता है इट शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रस्ट. कुछ सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स हम लोग ने देखे बिकॉज इट इज नागरिक देवो भव, तो सिटीजन्स को सेंट्रिसिटी में रखते हुए क्या क्या रिफॉर्म्स देखे गए? एक जैम ट्रिनिटी देखी, दूसरा डीबीटी देखा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और तीसरा डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम देखा है. अब लाइक व्हाट आई मेंशन, हम लोगों ने ये प्रीलिम्स ट्रैप्स को भी देखा है कि प्रीलिम्स में कहां पर क्या मॉडिफाई करके ट्रैप स्प्रेड किया जा सकता है. एक नागरिक देवो भव इज नॉट a constitutional amendment or a statutory doctrine. It is not a constitutional amendment, neither it is a statutory doctrine. मतलब ये कोई law भी नहीं लाया गया. It is a philosophy which is expected to govern the approach of governance towards citizens. It is a normative governance philosophy and not a legal provision. ऐसे कई स्टेटमेंट में आपको वो ट्रैप कर सकता है. एंड जो अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव, नॉट नागरिक देवो भव, अतिथि देवो भव जो इट रिलेट्स टू द टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स एंड नॉट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट. इट इज नोवेयर मेंशन. दो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नागरिक देवो भव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन explicitly mentioned in part 3 of the constitution. No. So 1 is gone. Correct answer is A, 2 and 3 only. We'll read the statement. It draws inspiration from traditional Indian ethos of Atithi Devo Bhava. Correct. It emphasizes citizen-centric governance and public service ethics. So answer is A. You can pause the video and read the content. Explanation, I mean. The third article, second MCQ. The concept of Antyodaya, often linked with citizen-centric governance, primarily refers to A. Promotion of tourism through cultural diplomacy. Antyodaya की बात हो रही है, ये अतिथि देवो भव है. Welfare of the last person in society. This is the concept of Antyodaya. ये गांधी जी ने दिया था. Like always, whenever you take any decision, do consider about who is the last person standing. आखिरी इंसान कौन है जिसको आप मदद कर सकते हो. Third article is regarding complaint against judges in India. सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, कितने उनके बारे में कंप्लेंट रिसीव हुए, इसका एक सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट में, जिसका आंसर देते हुए ये डेटा मिला. यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है, ही इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट देयर आर 8,630, 8,500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मिले हैं अगेंस्ट द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स पिछले 10 सालों में. मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 800 से 900 कंप्लेंट जजेस के अगेंस्ट आता है. जो कंप्लेंट्स है वो किस बारे में है? कुछ कंप्लेंट जो है वो करप्शन के बारे में है, कुछ कंप्लेंट जो है वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में है, कुछ जो है वो अथॉरिटी के अब्यूज के बारे में, मतलब पावर का मिसयूज के बारे में, एंड देयर आर सर्टन विच आर अबाउट सीरियस इम्प्रॉपराइटी. जब कभी केसेस या कंप्लेंट आते हैं जजेस के अगेंस्ट, तो दीज आर एग्जामिन्ड अंडर द इन हाउस प्रोसीजर्स ऑफ द जुडिशरी. दे मे बी रूटेड थ्रू सीपीग्राम्स और रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या रिस्पेक्टिव जो भी जिस भी स्टेट में अगर वो आया है तो वो स्टेट के जो चीफ जस्टिस है उनके तरफ भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 124(4) जो है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. मतलब डिटेल प्रोसीजर नहीं दी गई है, उसका जो डिटेल प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है उसमें दिया गया, बट इट आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस.
and it requires a special majority in both houses of the parliament if the judges need to be removed. That is what is we called as impeachment. Same is about article 217, but it is about the high court and not the supreme court. Judges Inquiry Act 1968, like I said, it lays down the total detailed procedure for investigation for misbehavior और incapacity. ये दो grounds है जिसके basis पर जज को impeach किया जा सकता है. Let's talk about the special majority requirement, because if you want to impeach judge, you need a special majority. Special majority का मतलब क्या है? जो majority of the total membership of the house and 2/3 of the members present and voting. कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जजेस जो है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिमूव नहीं किए जा सकते. जैसे अगर आईएएस है या कोई आईपीएस ऑफिसर है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ हद तक सस्पेंड किया जा सकता है, और अगर ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट तो यूपीएससी या स्टेट भवन जो है वो शायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी उनको रिमूव कर सकता है. लेकिन जजेस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिमूव नहीं किया जा सकता. देयर रिमूवल रिक्वायर्स द पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट प्रोसेस. वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जैसे हमने अभी देखा, मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेट्रा. दोनों हाउस से पास होनी चाहिए, फिर उसमें इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी एक्सेट्रा. कोई भी कंप्लेंट जो है वो इट डज नॉट लीड टू ऑटोमेटिक रिमूवल, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है इट इज प्रोटेक्टेड थ्रू दिस स्ट्रिक्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस. जो प्रीलिम्स में ट्रैप कर सकते हैं वो कि हाई कोर्ट के जज जो है, आपको आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो पार्लियामेंट निकालती है, रिमूव करती है, और हाई कोर्ट के जजेस जो है उनको स्टेट लेजिस्लेचर निकालता है. तो आंसर क्या है? नहीं. हाई कोर्ट के जजेस हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, दोनों को कौन रिमूव करेगा? पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो रोल टू प्ले. सेकेंड, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रिमूव जजेस ओनली आफ्टर parliament has passed the motion in that regard. Complete impeachment procedure parliament ने फॉलो की है, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस ने पास कर दिए, उसके बाद में ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है. ऑल्सो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, he does not have unilateral power to remove any judge. He cannot unilaterally remove any judge. MCQ 1, with reference to the removal of judges in India, consider the following statements. A judge of the Supreme Court can be removed by President on the recommendation of Chief Justice of India. ये statement क्या है? गलत है, क्योंकि he can be removed only with parliamentary approval. The removal of High Court judge requires a special majority in Parliament, correct? And Article 124 and 217 of Constitution deal with removal of judges. The answer is 2 and 3. That is option number A. Statement question number 2. The Judges Inquiry Act of 1968 primarily deals with which of the following? Appointment of the judges through collegium? No. Procedure for investigation into misbehavior or incapacity of the judges? Yes. Salary and allowances of the judges? No. Establishment of judicial review power? No. Judicial review power जो article 13, 32 और 226 में. फोर्थ आर्टिकल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. इंडिया, एज यू नो, इंडिया हैज बीन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ग्रीन ट्रांजिशन करी, क्लीन ट्रांजिशन करी है. तो इसमें सोलर मेजर रोल प्ले कर रहा है. अब जो सोलर पावर जो है या रिन्यूएबल पावर जो है वो दो तरीके से हो सकती है. एक ग्रिड रिलेटेड, मतलब ग्रिड कनेक्टेड, मतलब जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो बड़े कई ट्रांसफार्मर से किसी जगह पे वो बनती है, फिर उसको एक ग्रिड में, एक नेटवर्क में डाला जाता है, उस नेटवर्क को आप एक्सेस करते हो और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, राइट? तो वो ग्रिड वाला हुआ. दूसरा है वो स्टैंड अलोन, मतलब जो सिर्फ आपके घर के ऊपर, जो लेट्स से कि सोलर पैनल है, आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा है, वहां से आपके घर में सोलर एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन है. इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, तो हुआ ये कि इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2026 हुआ, एंड इट हैज हाईलाइटेड दैट विमेन लेड, औरतों के द्वारा लीड की हुई
decentralized renewable energy है, it has a key pillar, it will work as a key pillar of India's net zero transition. इसी कंटेक्स्ट में छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, it has launched अंजर विजन 2047 टारगेटिंग 5000 women led DRE मतलब डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस एंड 50,000 ग्रीन जॉब्स बाय 2030. बहुत बड़ा इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट ने लिया है. हम इस इनिशिएटिव को भी समझने की कोशिश करेंगे. पहले तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं. पहले तो समझते हैं कि क्या होता क्या है विमेन लेड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी. ये है स्मॉल स्केल रिन्यूएबल सिस्टम सच एज, जिसमें सोलर पंप्स हो सकते हैं, मिनी ग्रिड्स हो सकती है, सोलर ड्रायर्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन ये स्मॉल स्केल होगा और ये आइसोलेटेड होगा. ये इट विल बी मैनेज्ड, ओन्ड और ऑपरेटेड बाय विमेन कलेक्टिव्स. इट एंड विमेन कलेक्टिव्स का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, वो विमेन मैनेज कर सकते हैं. इसका फोकस जो है, इट इज ऑन डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन instead of centralized grid-based supply, like I mentioned earlier. And it links clean energy access with gender empowerment and rural livelihoods. Since it is about solar and women, we'll go through few important schemes and समझेंगे कहाँ कहाँ लिंक्ड है. पहला तो आपने सुना होगा पीएम सूर्य घर योजना. पर्पस क्या था कि सोलर विलेजेस को डेवलप करना या रूफटॉप जो सोलर अडेप्टेशंस है उनको प्रमोट करना. दूसरा है लखपति दीदी स्कीम. इसमें क्या था कि लगभग 3 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एसएचजी के अंडर ट्रेन करना था, उनको बनाना था. जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी मिशन जो है ये एसएचजी को सपोर्ट करता है. विमेन लेड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी भी एसएचजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. दो और इंपॉर्टेंट योजना शुरू हुए थे. एक था सोलर ऊर्जा लैम्प प्रोजेक्ट, जिसमें आईआईटी मुंबई जो है, आईआईटी बॉम्बे, ये उनका इनिशिएटिव है टू ट्रेन रूरल वुमेन टू असेंबल द सोलर लैम्प, ताकि उनके सोलर लैम्प्स को असेंबल करने के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. एंड अंजर विजन ये छत्तीसगढ़ का है, जैसे मैंने पहले बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपांड करना है, विमेन लेड ग्रीन जॉब्स बनाना है, 50,000 के आसपास उनको न्यू जॉब क्रिएट करने ग्रीन 2030 तक. प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए. जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स है उसमें लगभग 11% महिलाओं का काम है. महिला विमेन एम्प्लॉयमेंट और विमेन कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स इज अराउंड 11%. और जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज अराउंड 32%. मतलब ग्लोबल एवरेज के कंपैरेटिवली इंडिया ऑलमोस्ट 1/3 पीछे है. अब ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, घर के अंदर होने वाला जो इंडोर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से लगभग 2 लाख लोगों की प्रीमैच्योर डेथ होती है इंडिया में. और समझने वाली बात यह है कि एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड विद फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड नॉट विद द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो अगर आप सोलर डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होते हो तो ये 2 लाख का जो नंबर है ये सब्सटेंशियली नीचे ला सकते हो आप. नेक्स्ट इज सोलर सिल्क रेलिंग या सोलर डेयरी चिल्लर जो है, दीज आर इंप्रूविंग द रूरल इनकम्स. प्रीलिम्स में आपको कहाँ फंसाया जा सकता है? पहला पार्ट जो डीआरई है, मतलब डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इट इज नॉट द सेम एज लार्ज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पार्क्स. ये दोनों सेम नहीं है. जो रिन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंडिया है, इट इज मच लोअर देन द ग्लोबल एवरेज. हमारा 11% है, ग्लोबल एवरेज 32%. और पीएम सूर्यघर योजना है, ये इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द अर्बन रूफटॉप इंस्टॉलेशन. मतलब ये पेरी अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, इन एरियाज में भी पीएम सूर्यघर योजना एक्सपांड होती है. फर्स्ट एमसीक्यू, विथ रेफरेंस टू डिसेंट्रलाइज्ड renewable energy, consider the following statements. DRE systems are typically small scale and locally managed. This statement is correct. These are
typically small scale and are locally managed. Statement 2, DRE जो है it replaces the need for all grid based electronic system. No, it does not replace. उसको रिप्लेस नहीं करती, ये सिर्फ उसको सपोर्ट करती है, इंडिपेंडेंटली काम जरूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका ग्रिड सिस्टम है उसको कोलैप्स करेगी और सिर्फ यही रहेगी. Statement 3, women led DRE initiative often operates through self help group. So second statement wrong है, first and 3 are correct. Second question, which of the following schemes are directly linked with promoting women led clean energy or rural energy access? PM Suryagar, yes. Women led energy, rural energy access. Solar Ujala, land projects. ठीक है. अरे दिस इज लास्ट आर्टिकल. लास्ट आर्टिकल जो है वो चाइना के पॉपुलेशन के बारे में है. चाइना's population is undergoing some serious trouble. It's China's birth rate जो है it has fallen to 5.63 births per 1000 people in 2025. This is fourth consecutive year of population decline despite reversal of one child policy. पहले इनका वन चाइल्ड पॉलिसी था, मेरे हिसाब से 1976 1974 से लेकर 2016 तक था. अब वो हट चुका है. फिर भी 4 कंसेक्यूटिव सालों से बर्थ रेट जो है वो कम हुआ है. ये क्राइसिस वाला प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन होता है और उसके साथ चाइना में एजिंग भी काफी रैपिड हो रहा है. इट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म वन चाइल्ड पॉलिसी. मतलब रफली 36 साल चलिए, 37 ईयर्स तक ये चलता रहा. अब इसके वजह से जो 4-to-1 फैमिली स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है. मतलब क्या, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और 1 बच्चा, ये पूरा ही उल्टा इस तरीके से बनते जा रहा है. इन्वर्टेड पिरामिड की तरह बन के जा रहा है. तो इतने कम बच्चे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो लो फर्टिलिटी इट इज ड्रिवन बाय, एक तो हाउसिंग का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फिर एजुकेशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गया. जो हेल्थ केयर बर्डन है वो भी बहुत बढ़ रहा है. एंड जो लाइफस्टाइल जो है अर्बन लाइफस्टाइल, उसके प्रेशर बहुत ज्यादा है. तो एक से ज्यादा बच्चे, जो एक तो पहले एक बच्चा मैनेज नहीं हो पाता, अगर एक भी कोई मैनेज कर लेता है तो उसके बाद में आगे नहीं हो पाता. कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए. एक है क्रूड बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट मतलब एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर. एंड TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट. इट इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन a woman is expected to bear in her lifetime. ये है TFR. जो रिप्लेसमेंट TFR होता है, पॉपुलेशन को जैसा है वैसा ही मेंटेन करने के लिए, वो है 2.1. 2.0 नहीं, 2 is not a replacement fertility rate, it is 2.1. डेमोग्राफिक डिपेंडेंट आप जानते हो, डिपेंडेंसी रेशियो जानते हो. डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ डिपेंडेंस यंग प्लस एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन. इंडिया के केस में ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सा है? वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 15 to 65. इसके पहले और इसके बाद वाले जो है वो डिपेंडेंट माने जाता है. इंडिया का TFR करंटली 2.0 है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल. और जो मीडियन एज है वो अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स है. और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू सपोर्ट विथ वर्कफोर्स टिल मिड सेंचुरी. प्रीलिम्स के लिए जो पॉसिबल ट्रैप्स है वो, जैसे मैंने कहा कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो है वो 2.1 है. इट इज 2.1 एंड नॉट 2.0. जो क्रूड बर्थ रेट है एंड टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये 2 अलग अलग इंडिकेटर्स है. और इंडिया का जो TFR है, इट हैज ऑलरेडी फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट नेशनली, अप्रोक्सीमेटली 2.0 है. मतलब अगर आप देखो, बिहार का अभी भी 3.4 के आसपास है, लेकिन केरला जैसे स्टेट का 1.2 1.4 के आसपास हावर कर रहा है. फर्स्ट MCQ, with reference to the demographic indicators, consider the following statements. TFR
of 2.1 is considered replacement level fertility. Correct? Crude childbirth measures the number of children per woman during her lifetime. No, that is fertility rate. A declining crude birth rate का क्या मतलब है? Number of students life childbirth per 1000 births. A declining work age population can increase the old age dependency ratio. Correct. So answer is 1 and 3 only. Second call MCQ. Which of the following best describes a demographic dividend? A. High proportion of elderly population. B. Declining crude birth rate below 5 per 1000. Higher share of working age population relative to dependents and increase in life expectancy alone. Demographic dividend क्या दिखाता है? Which of the following best describes? It describes higher share of working age population relative to dependents. So ये CSAP के स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन. ये अब एसमे स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. आप देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको ऑर्डर किया हुआ है. इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दीज स्मार्ट बुक्स, कंसिडर कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड आपको हमारा ये कोशिश कैसे लग रही है, इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में प्लीज सजेशन दीजिए. कल मिलते हैं प्रीफिट और CNA के साथ में. थैंक यू.